हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना पे। आप सभी ने होली का जो फेस्टिवल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया होगा, आई होप, और बहुत सारी खुशियों को आपस में एक दूसरे से शेयर भी किया होगा आपने। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को जो चला गया होली फेस्टिवल है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आई विश आपके जीवन में ऐसे ही उमंग, हंसी खुशी बनी रहे। तो 2-3 दिन के गैप के बाद, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम अपना जो स्ट्रीम है या अपना जो सीरीज है स्टडी का उसको स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गई है 12th वालों की। आज से साइकोलॉजी का जो पेपर आज हुआ है, तो क्योंकि सीजन जो है वो एग्जाम का है तो एग्जाम से रिलेटेड ही बातें करेंगे, जो अभी ऑन द स्पॉट वर्क करें ऐसी बातें हम सीखने वाले हैं, जो जल्दी सीखी जा सकती हैं, जिनके ऊपर अपन जल्दी जल्दी एक्शन कर सकते हैं। वो डिस्कशन हम अब जो नेक्स्ट कुछ वीडियोज हैं उनके अंदर करेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे इजी और सबसे जल्दी काम होने वाला है, जो रीडिंग वाले पोर्शन में हम देखते हैं, जो भी एग्जाम का पेपर होता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड का हो या फिर नॉन बोर्ड हो, सभी के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर के अंदर, और वो होता है अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब जो हमने कभी देखा नहीं है। अब कभी नहीं देखा का मतलब जो हमारे पढ़ने में आज तक नहीं आया है, ये सोच के वो पैसेज हमें पेपर में दिया जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये अनसीन है, देखा हुआ नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा हम इसमें से क्वेश्चंस को सर्च करने में मिस कर जाते हैं। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उनको हम एक एक करके सोल्व करने का, आइडेंटिफाई करने का, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती है, कहाँ हमें उसको सोल्व करना है और कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर अगले कुछ वीडियोस में हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ पैसेज को सोल्व करके भी देखेंगे, जिससे कि जितने भी मार्क्स का ये हो, रीडिंग वाला पोर्शन नॉर्मली 14 नंबर का या 14 मार्क्स का होता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 14 में से 14 अचीव किए जाए। कम क्यों करें, पूरे में से पूरे कैच करने हैं हमें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हमें एक पैसेज मिलेगा, और उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उस पैसेज के नीचे मिलेंगे आपको। अब उन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो आपको उस पैसेज में से सर्च करके या उसमें से अंडरस्टैंड करके लिखने। तो पहले क्या होता था कि वो जो पैसेज होता है उसको आंसर देने के तो तरीके होते थे क्वेश्चंस के, वो थोड़े डिफरेंट होते थे, थोड़े अलग होते थे हमारे जमाने में, मान लीजिए आप। लेकिन अब थोड़ा सा वे ऑफ आंसरिंग थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा अलग हो गया है, अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अलग तरीके का ही उनका तरीका होता है आंसर देने का। तो किस तरह से हमें उसको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम उस पैसेज को सोल्व करें, तो एक एक बात को ध्यान से सुनेगा, पूरा देखिएगा। और मैं ये आशा करता हूं कि जब इस वीडियो को आप पूरा करेंगे तो आपके अंदर खुद ही ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा कि आप किसी भी अनसीन पैसेज को इजीली सोल्व कर देंगे। तो ध्यान से देखना जरूरी है, पूरा देखना जरूरी है, बीच में स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि फिर यदि आप कुछ मिस कर जाएंगे लॉस आपका ही है। ठीक, चलिए पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है
रीड द पैसेज केयरफुली। उस जो आपको पैसेज दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए। अब ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा टाइम उसी में लगे रहें, ध्यान देने के चक्कर में ही उसमें पूरा टाइम जो है वो आप खर्च कर दें। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना आपके समझ में आ रहा है बस उतना ही समझना, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप समझ में नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि जितना हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं उस समय उतना ही हमारे अंडरस्टैंड होगा, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने से भी कोई फायदा नहीं है। तो जितना आप समझ पा रहे हैं वैसे बस चलते रहिए, उसको जितना समझना था वो हम समझ जाएंगे एक बार देखते ही, उसके बाद में हमें एक बार और देखना है बाद में, लेकिन पहले आप एक फटाफट फटाफट उस पर नजर डाल लीजिए। उसका जितना मीनिंग आपको समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि ये वर्ड जो है ना वो आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये काम हो गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे आपका पैसेज जो है वो पढ़ने का काम पूरा हो गया। फिर आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ा, अब हमारा दूसरा जो टारगेट है वो हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब देखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए ये जरूरी है कि हम उस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया है, या क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, मतलब क्या लिखवाना चाहता है। जब तक क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होगा ना, आप करेक्ट आंसर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो फिर हमसे मांग कुछ हो रहा है क्वेश्चन, हम लिख कुछ हो रहे हैं। तो सेकंड जो टारगेट है वो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना कि उसमें एग्जैक्टली हमें आंसर कौन सा लिखना। अब कई बार जैसे देखा जाता है कि जब क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर बच्चे जो हैं वो बिना पढ़े ऊपर वाले 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस लिख देते हैं बिना पढ़े ही, कि पहला क्वेश्चन है तो स्टार्ट में इसका आंसर होगा। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक आप पैसेज को केयरफुली रीड नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी ऐसे तुक्का लग जाए, आपकी अच्छी किस्मत है और आपने जो सेंटेंस लिखा या जो भी 2 सेंटेंस लिखे उसमें आंसर निकल आया, वो अलग बात है, आपका गुड लक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चंस भी फिक्स किए गए हैं और पैराग्राफ या जो पैसेज है वो भी बहुत ही सोच समझ के वहां पे डिसाइड किया जाता है। तो 2 काम हो गए हमारे, पैसेज को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अब तीसरा काम हमारा जो हो गया, तीसरा जो टारगेट है या तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है रीड द पैसेज अगेन। एक बार फिर से फटाफट फटाफट उस पैसेज को पढ़ना। अब देखिए, इसको ये चीजें जो प्रोसेस बताई जा रहे हैं उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको वहां पे इतना टाइम नहीं लगाना, वहां पे फटाफट फटाफट काम होना चाहिए। क्योंकि जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनके अंदर हर क्वेश्चन के लिए एक डेफिनेट टाइम फिक्स किया गया है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसी के बेस पे एग्जाम टाइम डिसाइड किया जाता है कि इतने टाइम में इतनी देर बच्चे पेपर पढ़ेंगे, इतनी देर में एक लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट किया जाएगा। तो आपको वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। यदि आपको वो पैसे समझ नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार के लिए सस्पेंड करिए। पहले आप वो क्वेश्चंस करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनके आंसर्स आप विद कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं कि जो आपको पता है वो सही है आंसर, पहले उनको अटेम्प्ट करिए। ये यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर कहाँ लिखना है या कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो उसको थोड़ा सस्पेंड करिए। जब आपका काम खत्म हो जाए पूरा पेपर का और टाइम बचा हुआ हो, तब आप फिर इसकी तरफ फिर आराम से रिलैक्स होके, जब तक टाइम खत्म नहीं होता तब तक बस आप इसके अंदर ही घूम सकते हैं, क्योंकि आपने जो बाकी का रेस्ट वर्क था वो पूरा कर लिया। तो फिर टाइम की कोई चिंता नहीं है, आपको क्वेश्चंस ड्यू रहने की चिंता नहीं है, तो फिर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे।
तो फिर हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है दोबारा से। और इसको पढ़ते पढ़ते फिर क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे उनको भी साथ साथ ही इसमें देखते रहना है कि किस क्वेश्चन का आंसर कहां से है। एक रफ आइडिया अपन उससे लेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ है। इस तरह से उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। पेपर पे कुछ भी लिखना कॉपी करने जैसा ही होता है, तो उस पर ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करें, ये बोर्ड का रूल है। रोल नंबर लिखना होता है केवल एक, वो जहाँ प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे रोल नंबर लिखिए, और बाकी आप ज़्यादा उसमें वो नहीं करें, राइटिंग नहीं करें पेपर पर, केवल पेंसिल से थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर ले, जिससे कि आपको फिर बार बार पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़े, आपको तुरंत पता चल जाए कि इसका आंसर यहाँ से है। ठीक, तो वो पैसेज पढ़ने के साथ में आप क्वेश्चंस के आंसर्स जो है उनको भी अंडरलाइन करते रहेंगे। अब सबसे मेन बात यह है कि जो अनसीन पैसेज है या फिर सीन पैसेज है, उसका जो एंड वाला क्वेश्चन होता है ना, लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है, वो क्या होता है कि वो या तो विलोम शब्द मतलब अपोजिट के लिए दिया हुआ होता है, या फिर वो समानार्थक शब्द, या फिर उसको सिमिलर वर्ड या सिनोनिम कहते हैं उसके लिए दिया हुआ होता है, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर वन वर्ड भी पूछा जाए। ठीक, लेकिन अब कई बच्चे या कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर में एक एक दो दो सेंटेंस लिख के आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसका आंसर एक ही वर्ड में आना है, आइदर अपोजिट और सिनोनिम, और ओकेजनली वन वर्ड, एक शब्द। तो आप ये ध्यान रखें कि जो एंडिंग वाला या जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। विच मीन्स मतलब सिमिलर वर्ड, अपोजिट इन मीनिंग मीन्स अपोजिट वर्ड, और वन वर्ड होगा तो वो आपको क्लियर नजर आएगा, एक फ्रेज होगा, फ्रेज के लिए आपको उस पैसेज में से एक वन वर्ड ढूंढना। तो उस क्वेश्चन का आप विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर हमें करना क्या है, क्योंकि मोस्टली हम देखते ही हैं कि जो बच्चे हैं वो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कई कई तो इतने मतलब ज्ञानी होते हैं कि वो पूरा पूरा पैराग्राफ लिख के आते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो आंसर है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, एक ही वर्ड है, और वो आप लिख देंगे वैसा का वैसा तब तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचने लग जाना कि हम ये दो लाइन लिख देते हैं इसमें इसका वन वर्ड कहीं ना कहीं तो होगा ही, ये ठीक तरीका नहीं है। एग्जैक्टली आपको वही वर्ड लिखना है जो उसका सिनोनिम है, अपोजिट है, या फिर वन वर्ड। ओके, तो ये तो हो गई उस पैराग्राफ के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कैसे सोल्व करेंगे उसको, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इसके लिए। इसके अलावा फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि क्वेश्चन जिस टेंस में है, आंसर का जो टेंस है टेंस जो है आंसर का वो सेम होगा। ये आ नहीं रहा होगा आपके स्क्रीन पे, या टेंस के नीचे सेम लिखा हुआ है, मतलब जिस क्वेश्चन का जो टेंस है वो ही टेंस किसका होगा, आंसर का। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जिस टेंस में क्वेश्चन दिया गया है आंसर भी उसी टेंस का लिखना, मतलब उसी टेंस का डिस्क्रिप्शन उसमें हमें करना है। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आंसर में हम आइदर अफर्मेटिव या नेगेटिव ये सेंटेंस लगेंगे, तो स्ट्रक्चर वाइज उसमें थोड़ा सा चेंजेस होना है, बाकी टेंस सेम रहना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड पहले होगा, जैसे उसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये आपको पता ही हैं, टेंस में आप पढ़ भी चुके हैं। उसके अलावा फिर आप नरेशन में ये चीजें पढ़ चुके हैं, उसके बाद में वॉइस में पढ़ चुके हैं, तो बार बार पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर भी उसी टेंस में होगा। अब देखिए दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कितने तरह के दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
फर्स्ट वन इज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज स्टार्ट विथ WH वर्ड। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका आंसर जो है वो यस या नो से कंप्लीट किया जा सकता है, इतना आपको पता है अच्छे से। WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका क्या करना है, कौन से WH वर्ड के आंसर में क्या लिखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खतरनाक होने वाला है ये जो सेशन इसके बाद में जो होगा, मतलब जो भी हम इसके बाद में देखने हैं वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा। किस WH वर्ड के आंसर में क्या लिखा जाने वाला है, क्या लिखा जाएगा, तो देखते हैं किस WH वर्ड का आंसर कैसा है। फटाफट देख लेते हैं कौन सा जो WH वर्ड है वो कौन से आंसर को इंडिकेट करता है। आइए देख लीजिए फटाफट, कहीं मिस नहीं हो जाए। हु, ये जो WH वर्ड है उसका मीनिंग होता है कौन। कौन का मतलब या तो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है, ये और मोस्टली पर्सन के बारे में ही पूछ रहा है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक। हुज, किसका या किसकी, किसका या किसकी, ये भी पर्सन या थिंग जो भी इंडिकेशन दे रहा हो। हुम, किसको या किससे, इसमें भी पर्सन थिंग। विच, कौन सा कौन सी, इसमें भी पर्सन थिंग प्लेस भी हो सकता है। वॉट, क्या कौन सा, इसमें पर्सन थिंग या फिर कोई व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, विचार हो सकता है। व्हेन मतलब कब, कब का सीधा सा मीनिंग है समय के बारे में पूछा जा रहा है। वेयर, कहाँ मतलब जगह के बारे में पूछा जा रहा है, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। वाई, क्यों। रीजन पूछा जा रहा है कि कोई वर्क जो है वो हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन है, और इसका जो मतलब वाई का जो आंसर है वो बिकॉज से शुरू होता है, बिकॉज से शुरू होता है, तो वो इसमें लगाना आप नहीं भूलें। हाउ यानी कैसे, कोई जो कार्य है वो किस तरह से कंप्लीट हुआ है वो प्रोसेस बतानी है। हाउ मच, कितना या कितनी, मतलब एज ए सिंगुलर की तरह इसका यूज होता है। हाउ मैनी, कितने मतलब प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। क्वांटिटी बतानी है। हाउ लॉन्ग, कब तक, मतलब एक टाइम पीरियड बताना है कब से कब तक होगा काम। हाउ फार, दूरी बतानी है, कितनी दूरी है, कहां से कहां तक है। और हाउ ओल्ड, कितना पुराना, ठीक। तो ये जो WH वर्ड है वो एक स्पेसिफिक आंसर मांग रहे हैं आपसे, मतलब इसका आंसर आप इसमें नहीं लिख सकते, इसका आंसर इसके लिए नहीं लिख सकते हैं। जिस WH वर्ड के लिए जो स्पेसिफिक आंसर लिखा गया, जैसे हु के आंसर में आप किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो अब वही लिखा जाएगा, आप उसके अंदर अननेसेसरी प्रोसेस करते रहें, मतलब इस हु को हटाओ और वो जो जिस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है उसका नाम लिखो, बस इतना करना है आपको, और कुछ क्या करना है बताइए। हु किल्ड द रावण, राम किल्ड द रावण, दैट्स ऑल। अरे यही तो करना है, रावण को किसने मारा, हमने मारा, तो हमने वो हु को वहां से हटाया, राम को रखा, आंसर कंप्लीट। तो जिस वर्ड के लिए जो उसका आंसर फिक्स किया गया है कि हमें क्या लिखना है, आप वहां पे वो लिख दीजिए। अब जैसे वेयर के आंसर में आप किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे होंगे तो वो चलेगा नहीं, किसी व्यक्ति का नाम जो हमें यहाँ लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे, और किसी जगह का नाम जो वेयर के लिए लिखना है आप हु के लिए लिखेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो फिर आप ये हमेशा ध्यान रखें कौन सा WH वर्ड उस क्वेश्चन में है, उसका जो स्पेसिफिक आंसर है, जो उसकी मीनिंग के अनुसार जो हमसे उसके आंसर में डिमांड की गई है, आप वही आंसर उस पैसेज में से निकाल के या सर्च करके जो अभी आपने हाईलाइट किया है उसमें से देख के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एक दो एग्जाम्पल लेंगे अनसीन पैसेज के, उसके साथ साथ क्वेश्चंस को किस तरह से हम इजीली वो कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी और इम्पोर्टेंट बातें होंगी उस नेक्स्ट वीडियो में।
तो इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, इसकी सारी बातें समझने के बाद ही वो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल होगा। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। एग्जाम का टाइम है, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि बीमार हो गए तो फिर एग्जाम से आप मिस हो जाएंगे, एग्जाम को मिस कर जाएंगे। तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा मौसम भी अप एंड डाउन है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो थोड़ा बच के रहिए, बच के रहना रे बाबा। हाँ, तो वो उसका ध्यान रखें, हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। लिक्विड फूड जो है वो ज़्यादा लें, जिससे कि ज़्यादा आप एनर्जी के साथ में स्टडी कर सकें। ज़्यादा देर स्टडी रात को नहीं करें, 6 घंटे की जो नींद है उसको पूरा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि अभी तक इस सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो वो कर लें, शेयर भी कर दें, अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।